एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन जो नर्सिंग साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली एग्जाम और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या होती है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिक इंडिविजुअल और हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के क्या इश्यूज होते हैं, वुमेन और एल्डरली की साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे और हम एंड में समझेंगे नर्सेस का क्या रोल है। तो चलिए बिना डिले करते शुरू करते हैं साइकोलॉजी फॉर वर्नरेबल ग्रुप। Vulnerable individuals are at risk of physical or emotional harm. That's why they are known as vulnerable. They may have disabilities, psychological disorder, or belong to at-risk population. They include children's, women, elderlies. मतलब vulnerable individual दे आर वर्नरेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं वर्नरेबिलिटी का मतलब क्या है। वर्नरेबल पॉपुलेशन वो लोग होते हैं जो फिजिकल या इमोशनल हार्म के रिस्क पर होते हैं। ये लोग अपनी सेफ्टी, हेल्थ या डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इनमें जैसा कि हमने देखा, जो लोग इंक्लूड होते हैं वो हैं चिल्ड्रंस, वुमेन और एल्डरली पीपल। वाई चिल्ड्रंस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप? क्योंकि वो इमोशनली और मेंटली डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस वक्त उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देन कम्स वुमेन। वाई वुमेन आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप्स? बिकॉज स्पेशली जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस होता है वहाँ स्पेशली वुमेन्स पहले आती हैं, तो इसलिए वुमेन पॉपुलेशन को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। देन कम्स एल्डरली पॉपुलेशन। क्योंकि एजिंग के साथ साथ उनके अंदर वीकनेस और डिपेंडेंसी बढ़ती है। इनके अंदर डिसेबिलिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं या सोशल वर्नरेबिलिटी भी हो सकती है। इसलिए नर्सिस के लिए इन वर्नरेबल पॉपुलेशन को समझना और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ की। डिसेबिलिटी कई तरह की हो सकती है। कुछ डिसेबिलिटी हमने यहाँ लिस्ट की हैं। सबसे पहले डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ये बचपन से होती हैं और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ऑटिज़्म, जिसमें कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती हैं। एडीएचडी, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन कम, हाइपर एक्टिविटीज़ ज़्यादा। मतलब ऐसे बच्चे कोई भी काम को कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पाते। नेक्स्ट कम सेरिब्रल पाल्सी। ये एक मूवमेंट और पोस्चर रिलेटेड इशू है। एक चाइल्ड जो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बार बार उठता रहता है, ये एक एडीएचडी का केस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इन पेशेंट्स को जिनको ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती हैं, इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। देन कम्स फिजिकल डिसेबिलिटीज़, मतलब ड्यू टू इंजरी और अ डिजीज़। चाहे ये डिजीज़, ये फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बीमारी के बाद या किसी चोट के बाद भी हो सकती है। मतलब स्ट्रोक या पोलियो जैसी इन्फेक्शंस के बाद बच्चा या बड़ा पैरालाइज हो जाता है, मतलब चल नहीं पाता है या अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पाता है। स्ट्रोक पेशेंट्स जिसको चलना या बोलने में बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट कम्स सेंसरी डिसेबिलिटीज, विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ये सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, जैसे विजन प्रॉब्लम, मतलब ब्लाइंडनेस हो गई, पार्शियल ब्लाइंडनेस और फुल ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट जो सुन नहीं पा रहा है, उसको साइन लैंग्वेज या हेयरिंग एड की ज़रूरत होती है। देन कम्स स्पीच एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज। इट इंक्लूड्स स्पीच डिसऑर्डर्स, ब्रेन इंजरी और पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन पेशेंट्स के हाथ काँपने और स्पीच बहुत स्लो हो जाती है, वो बहुत ही एजिटेटेड रहते हैं। और जिसी कारण वे बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। देन कम सोशली चैलेंज इंडिविजुअल्स। दीज इंक्लूड डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस, एडिक्ट्स, एंटी सोशल इंडिविजुअल्स। ये लोग सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं कर पाते और इन्हें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। सो अभी इस स्लाइड में हमने समझा साइकोलॉजिकल वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं साइकोलॉजी इशू इन चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स। मतलब इन चैलेंज्ड इंडिविजुअल में क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, मतलब डिजायर फॉर नॉर्मेलिटी व्हाइल नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। मतलब ये चैलेंज पीपल, डिसेबल पीपल के मन में दुविधा हो रही होती है। मतलब इसको समझते हैं। अब समझते हैं इस प्रॉब्लम को
कि मतलब ये एम्बिवेलेंट, दो इमोशंस एक साथ रहते हैं। पहला इमोशन कि इन्हें एक तरफ से ये डिसेबल पीपल नॉर्मल रहना चाहते हैं, कोई इन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करे, अ, इन्हें अपाहिज ना समझे बोल सकते हैं। दूसरी तरफ से इन्हें क्योंकि डिसेबिलिटी है और तो ये चाहते हैं कि कोई इनकी केयर करे, कोई इन्हें स्पेशल केयर दे, कोई इन्हें इनको समझे, इनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको समझे। तो ऐसा दुविधा वाला एटीट्यूड इनका रहता है। ये कन्फ्यूज़न इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती रहती है। देन कम्स एडजस्टमेंट फियर्स। दीज़ आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ये अपने अंदर कुछ डर उत्पन्न कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर सकते। लोग अपनी लिमिटेशन की वजह से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये काम नहीं नहीं कर सकता, लोग मुझे जज करेंगे अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी। देन थर्ड साइकोलॉजिकल इश्यू इन दीज़ पीपल इज़ रिसेंटमेंट ऑफ सिम्पैथी, मतलब फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन। लोग अपनी लिमिटेशंस की वजह से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते, सॉरी, रिसेंटमेंट ऑफ सिंपैथी मींस ज़्यादा सिंपैथी से उनको लगता है कि लोग उन्हें वीक समझ रहे हैं, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली हर्ट होने लगता है। दैट इज रिसेंटमेंट ऑफ सिंपैथी। इस इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है। देन कम सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन मीन्स लोनलीनेस एंड डिफिकल्टी इंटीग्रेटिंग सोशली, डिफिकल्टी इन मिंगलिंग विद द सोसाइटी। लोगों से मिलना कम कर देते हैं, लोनलीनेस फील करने लगते हैं, सोशल इंट्रैक्शन से बचने लगते हैं। देन कम्स डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटी मीन्स मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर शाई, समटाइम दे आर एग्रेसिव एंड समटाइम दे हैव अ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब इनकी पर्सनालिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। आगे बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की। दिस लीड्स टू दिस इज द मेन साइकोलॉजिकल इशू फेल्ट बाय दीज चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स, दैट इज दे लीड टू इम्पल्सिव बिहेवियर, एग्रेसिव एंड डिप्रेशन। जब नीड पूरी नहीं होती तो ये गुस्सा होने लगते हैं, समटाइम इम्पल्सिव बिहेवियर भी शो करते हैं, और कभी कभी इनमें इनकी इस चैलेंजिंग इश्यूज की वजह से इनके अंदर डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिसेबल एडोलेसेंस जो अपनी लिमिटेशन से इरिटेट होकर एग्रेसिव हो जाता है, और फिर बाद में जब लोग उनकी उस बच्चे की बात नहीं मान रहे या नहीं सुन रहे होते या उसकी केयर नहीं कर रहे होते, तो विड्रॉल होकर कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। नेक्स्ट बात कर तो ये कुछ इश्यूज थे जो चैलेंज इंडिविजुअल फेस करते हैं, दैट इज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, एडजस्टमेंट फियर, रिसेंटमेंट ऑफ सिंपैथी, सोशल आइसोलेशन, डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। तो हम एक एक करके इन स्पेशलाइज्ड वर्नरेबल पॉपुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी फॉर सिक इंडिविजुअल। मतलब बीमार व्यक्ति को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें वर्नरेबल पीपल कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं इनकी बीमारी का इन पर क्या असर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। इलनेस चाहे कोई फिजिकल हो या मेंटल, ये स्ट्रेस लेकर आती है। इट ब्रिंग्स स्ट्रेस इनटू द पेशेंट एज वेल एज इन द फैमिली। कॉमन फिजिकल इलनेस की वजह से, कॉमन जो आज फिजिकल इलनेस हो सकती हैं, वो कोई एलर्जी हो सकती है, कोई डायबिटिक कंडीशन, हार्ट कंडीशन, कैंसर, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, जैसे कि एचआईवी या कोविड-19 या कोई भी बीमारी, फिजिकल एलिमेंट। और ये इलनेस मेंटल भी हो सकती है, जिनका लेवल कम या ज़्यादा भी हो सकता है। दे मे एक्सपीरियंस एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, मैनिया एंड और एनी अदर मेंटल एलिमेंट। जब कोई इंसान बीमार होता है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल इलनेस से हो, दोनों केसेस में ही उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। पेशेंट को बेसिकली डर लगता है, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इनमें इन पेशेंट्स में इमोशनल दे ये पेशेंट इमोशनली वीक भी हो जाते हैं, और फैमिली भी स्ट्रेस में आ जाती है, इसलिए इन पॉपुलेशन को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं इन बीमारियों का क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, इन बीमारियों का या हॉस्पिटलाइजेशन का क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है इन पेशेंट्स में।
तो सबसे पहला आता है सेपरेशन, क्योंकि जब ये हॉस्पिटलाइज़ हैं, दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली, तो दे एक्सपीरियंस सेपरेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, व्हिच कॉजेस एंग्जायटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। फैमिली की सेपरेशन की वजह से ये इन इमोशंस को फील करते हैं। देन दे there is a change in routine that may leads to psychological disturbances such as insomnia, anorexia, lack of focus। क्योंकि अब हॉस्पिटलाइज होने की वजह से इनका रूटीन घर जैसा नहीं है। इन्हें हॉस्पिटल के रूटीन के हिसाब से खाना खाना होगा, दवाई खानी होगी, उठना होगा, सोना होगा। तो इस चेंज इन रूटीन की वजह से कई बार इन्हें नींद में डिस्टर्बेंस, भूख की कमी या ज़्यादा लगना, भूख की कमी बेसिकली ज़्यादा होने लगती है और फ़ोकस भी कम हो जाता है। Another thing is long hospital stay may worsen emotional states which leads to depression, panic attacks। मतलब कई बार लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज में रहने की वजह से इनके अंदर अवसाद या डर, पैनिक अटैक जैसे भी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या इस हॉस्पिटलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फैमिली मेंबर्स पर। Family members prioritize the patient's well-being but may neglect their own health। क्योंकि उनका अपना कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो उसकी केयर में अपनी केयर को निग्लेक्ट कर देते हैं। पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी सफ़र करती है। फैमिली मेंबर्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार वे गिल्टी भी फील करते हैं कि उनकी वजह से उनका कोई लव्ड वन बीमार हो गया है। दे आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। केयर गिवर्स और इसमें एक कंडीशन भी बोलते हैं केयर गिवर बर्नआउट, मतलब मेंटली और फिजिकली बहुत ही थक जाते हैं। कॉमन रिएक्शंस जो उनके अंदर आई हमने देखा, स्ट्रेस, गिल्ट, एग्जॉशन, दे फील हेल्पलेस, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड बर्नआउट में आकर ड्यू टू प्रोलॉन्ज केयर गिविंग। तो अगली स्लाइड्स में हम चलते हैं और बात करते हैं इन हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स की केयर में नर्सेस का क्या रोल है। नर्सेस वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा रोल है उनको ओरिएंट एंड सपोर्ट करना, ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट, गाइड एंड ओरिएंट द पेशेंट एंड फैमिली टू रिड्यूस द एंजाइटी। पेशेंट और फैमिली को हॉस्पिटल एनवायरनमेंट समझाना, उनके फियर को कम करना। एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी मीन्स बिल्ड अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप थ्रू कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट की बात ध्यान से सुनना, उनकी फीलिंग्स को समझना, और कह सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा फ़ील कर रहे होंगे। देन एजुकेशन, इन्फॉर्म पेशेंट्स एंड फैमिली अबाउट इलनेस, ट्रीटमेंट एंड फ़ॉलो-अप। मतलब डिज़ीज़, ट्रीटमेंट और फ़ॉलो-अप के बारे में पेशेंट को बताना और उनके डाउट्स क्लियर करना। देन एडवोकेसी एंड कोलैबोरेशन, एक्ट एज़ अ पेशेंट एडवोकेट एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम टू एंश्योर क्वालिटी केयर। पेशेंट के राइट्स के लिए स्टैंड लेना, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज प्लानिंग, प्रिपेयर पेशेंट फॉर होम केयर एंड फॉलो अप टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। पेशेंट को घर जाने से पहले गाइड करना कि उसे कैसे मेडिसिन लेनी है, क्या डाइट लेनी है, क्या फॉलो अप लेना है और घर पे जाकर क्या केयर करनी है। तो अभी हमने पहला वनरेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कवर किया, दैट इज sick individual or the individuals who are ill, they may be physically ill, they may be psychologically ill। इन कंडीशंस में हॉस्पिटलाइज पेशेंट की क्या साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, वो क्या चैलेंज फेस करते हैं और नर्सेस का क्या रोल है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल की, दैट इज द वुमेन। वुमेन्स बहुत सारे चैलेंज फेस करती हैं। Women experience various issues such as stereotype role, gender discrimination, reproductive health concern, empowerment struggle। Despite this, और कई बार घर संभालना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। वुमेन सोसाइटी में कई चैलेंजेस फेस करती हैं। घर संभालना उनकी ज़िम्मेदारी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता है। लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की को ये करना चाहिए, लड़की लड़की को ये करना चाहिए, लड़की को ऐसे रहना चाहिए। हेल्थ और इनकी हेल्थ नीड्स को भी इग्नोर किया जाता है। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है इन्हें तो घर रहना है, इन्हें घर संभालना है, इनको इतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है जितना लड़कों को ज़रूरत है। राइट्स के बारे में भी अवेयरनेस की कमी होती है। कल्चरल प्रेशर की वजह से वुमेन्स को ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फील करने पड़ते हैं। डिस्पाइट न्यू लॉज, मेनी वुमेन लैक ऑफ अवेयरनेस टू और एक्सेस टू राइट्स।
उनकी अवेयरनेस की कमी की वजह से वुमेन्स को उनके राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दे फेसेस कल्चरल एंड एथनिक बैरियर्स, दे एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एज अ रिजल्ट। अब बात करते हैं वुमेन्स को क्या कॉमन मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो बात एक-एक करके बात करते हैं कॉमन मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज इन वुमेन्स। तो डिप्रेशन, एंग्जायटी फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिसऑर्डर, सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड डिपेंडेंस। अ, एक-एक करके बात करते हैं डिप्रेशन। ऑफन लिंक्ड टू अ रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, बेसिकली डिप्रेशन उनके रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। मेनोपॉजल चेंजेस एंड इनफर्टिलिटी इन वुमेन आर अफेक्टेड एट रेशो ऑफ 2:1 कंपेयर टू मेन। मतलब रोल कॉन्फ्लिक्ट मेनोपॉज इनफर्टिलिटी के कारण होता है। वुमेन मेन के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा अफेक्ट होती हैं डिप्रेशन से। नेक्स्ट इज एंजाइटी एंड फोबिया। इट कैन ट्रिगर्ड बाय फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवोर्स। मतलब ये एंजाइटी और फोबिया जैसी मेंटल प्रॉब्लम उनके अंदर कई बार डोमेस्टिक वायलेंस या डाइवोर्स या फैमिली स्ट्रेस की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट कम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट में डेवलप फॉलोइंग रेप, सेक्सुअल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो किसी ट्रॉमा के बाद होता है। इसमें वो यादें बार-बार आकर तंग करती हैं। ये पोस्ट पीटीएसडी बेसिकली इन वुमेन्स को कुछ अब्यूज़ या ट्रॉमा के बाद हो सकता है। नेक्स्ट पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। हम सब जानते हैं वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिप्रोड्यूस करना, बट इट इंक्लूड सम टाइम बच्चा होने के बाद दे एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स। इट इंक्लूड डिप्रेशन, साइकोसिस विच अकर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी के बाद कभी कभी इस तरह का अवसाद या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कम सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू बॉडी इमेजेस इश्यूज। मतलब कई बार वुमेन्स को अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत सारी ही एंजाइटी होती है। फ्रीक्वेंटली एंजाइटी होती है बॉडी इमेज की इश्यूज की वजह से। इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसी या ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें कई तरह की डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा जैसे डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। देन कम्स सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सम टाइम यूज्ड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस और ट्रॉमा। कई बार ये सब्सटेंस यूज और एडिक्शन किसी ट्रॉमा को कोप अप करने के लिए या किसी एंजाइटी को कोप करने के लिए शुरू किए हैं। वो ड्रिंक करना या स्मोक करना या कोई भी दवाई लेती हैं आफ्टर ट्रॉमा और एंजाइटी टू रिड्यूस दैट ट्रॉमा एंजाइटी। बट ये कभी-कभी का लेना उनके लिए एडिक्शन बन जाता है। स्ट्रेस से डील करने के लिए ड्रग या अल्कोहल का यूज़ बढ़ जाता है। फीलिंग ऑफ inferiority and dependence. Social and psychological pressure can lead to low self esteem. लो सेल्फ एस्टीम और इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप होने लगती है। ये कुछ ऐसे मेंटल इश्यूज थे जो वुमेन्स फेस करती हैं। अब बात करते हैं हम नर्सेस का क्या रोल है वुमेन्स हेल्थ के लिए। सबसे पहला हमने उनके बहुत सारे मेंटल इश्यूज के बारे में समझा, उनके बहुत सारे फिजिकल इश्यूज भी होते हैं। अब नर्सेस का क्या रोल है वुमेन्स के लिए। सबसे पहले उन्हें एजुकेट करना, एम्पावर वुमेन बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा हमने पहले पढ़ा, क्योंकि वुमेन्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती, तो हमारा काम है वुमेन्स को उनके राइट्स और हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। देन कम्स कम्युनिटी सपोर्ट, आइडेंटिफाई एंड रेफर एट रिस्क वुमेन। एट रिस्क वुमेन कौन होती हैं? दोज हु आर फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस और डिप्रेशन टू द काउंसलर सेंटर। डोमेस्टिक वायलेंस या डिप्रेशन वाली वुमेन्स को काउंसलिंग सेंटर्स, एनजीओज या सपोर्ट ग्रुप के साथ कनेक्ट करना, उन्हें रेफर करना, उन्हें काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कम इमोशनल सपोर्ट। नर्सेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रोवाइड clear, straightforward explanation to reduce feeling of insecurity and inferiority in the women's. Simple और clear communication करना उनकी वुमेन्स की फियर और इनसिक्योरिटी को कम करना, ये नर्सेस का एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन कम्स एम्पावरमेंट, प्रमोट वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस फील्ड्स एंड help them to access health resources through programs like reproductive and child health initiatives. वुमेन्स को encourage करना
डिसीजन मेकिंग में, हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए। तो अभी तक हमने बात करा एक अनदर इम्पॉर्टेंट वल्नरेबल ग्रुप की, जो कि हैं वुमेन्स। हमने देखा वुमेन्स आर एट रिस्क ऑफ मेंटल चैलेंजेस एंड फिजिकल एलिमेंट्स। तो नर्सेस का रोल है इन चैलेंजेस को दूर करना और इन्हें सपोर्ट करना। अब बात करते हैं एक बहुत ही और अहम ग्रुप की, वल्नरेबल ग्रुप की, दैट इज द एल्डरली पीपल। हु आर एल्डरली पीपल? एल्डरली पीपल आर द पीपल हु आर एज 65 years और अबव। दे आर करेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एंड साइकोसोशल डिक्लाइन। हम जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे साइकोसोशल इश्यूज भी बढ़ते जाते हैं और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्लाइन होते जाते हैं, हमारी हेल्थ गिरती जाती है और हम कई बार विथड्रॉन भी होने लगते हैं। एल्डरली इस स्टेज में फिजिकल स्ट्रेंथ बेसिकली कम हो जाती है, मेंटल चेंजेस आने लगते हैं और डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। तो बात करते हैं इन ग्रुप्स में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की, जो नर्सेस को सॉल्व करने पड़ते हैं और जिनकी वजह से इन्हें वर्नरेबल ग्रुप कहा गया है। सबसे पहला है अफेक्टिव डिसऑर्डर। मतलब इन पीपल्स को बहुत सारे इफेक्टिव डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन या मैनिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये बहुत ही लोनली हो जाते हैं। ये अब कोई भी काम कर नहीं सकते। जब तक ये काम कर रहे थे सब इन्हें प्यार करते हैं, पर अब क्योंकि ये प्रोडक्टिव नहीं है, इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग इन्हें बेसिकली आइसोलेट कर देते हैं, बात करना कम कर देते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस फैमिली में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर डिप्रेशन या मैनिया जैसे सिम्पटम्स दिखाई देने लगते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, क्योंकि एज के साथ-साथ बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस भी होने लगते हैं शरीर में। तो ये मेंटल न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, डिलीरियम, डिमेंशिया, जिसमें वह बहुत ज़्यादा भूलने लगते हैं। नेक्स्ट कम सुसाइडल टेंडेंसी। जैसा कि हमने बात करी कि ये पीपल्स की इंपॉर्टेंस फैमिली में कम होने लगती है, क्योंकि अब ये लेस प्रोडक्टिव हैं। सो दे आर हाई रिस्क ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी ड्यू टू आइसोलेशन एंड हेल्थ इश्यूज। और इनके अंदर हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, आइसोलेट भी हैं, तो समटाइम ये अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि अब इनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा। तो नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज। मतलब क्योंकि ये अलोन है, अ अ, फैमिली में इनकी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, तो उस एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को क कम करने के लिए ये अल्कोहल या ड्रग जैसे या स्मोकिंग जैसे सब्सटेंस का अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। Next is adjustment problem. Difficulty in coping with the retirement, income reduction and loss of purpose. As we हमने पहले जैसे डिस्कस किया, अब इस एज के पीपल रिटायर हो चुके होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी होती है, इसकी वजह से इनकी इनकम भी कम हो जाती है और कई बार इस वक्त तक आते-आते वो कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को भी लॉस कर चुके होते हैं। कई बार फीमेल की डेथ, वाइफ की डेथ हो जाती है, तो मेल पार्टनर अलोन रह जाता है और कई बार हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फीमेल पार्टनर अलोन हो जाती है। तो इसकी वजह से इनके एडजस्टमेंट इश्यूज़ होने लगते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ। नेक्स्ट कम्स साइकियाट्रिक इलनेस। Emotional response to physical illness, psychiatric illness, these are basically in response to physical illness। जैसा कि हमने बोला कि इनमें डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स या फिर क्योंकि बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है तो बीमारी ज़्यादा आने लगती है। इस बीमारी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही एजिटेटेड और एग्रेसिव हो जाते हैं या इनके अंदर बहुत ज़्यादा, और इस वक़्त में इनकी केयर भी कम हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें उनके कई डिफरेंट इमोशंस को जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से ये साइकियाट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। देन एल्डर अब्यूज, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। हम सब जानते हैं क्योंकि अब ये प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, तो घर वाले इन्हें नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कई बार हमने देखा भी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को मारते हैं या फिर लोग, क्योंकि ये बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, लोग इन्हें मारने लगते हैं। तो इस टाइम पे इनके अब्यूज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार बच्चे इनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं। देन तो एल्डर में फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज बहुत होता है और ये इस वजह से नेग्लेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट कम आइडेंटिटी क्राइसिस।
हम सब जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कम आइडेंटिटी क्राइसिस, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड ईगो डिसइंटीग्रेशन। सेल्फ वर्थ लॉस और ईगो डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्योंकि अब ये बड़े हो चुके हैं, इनकी बात को ही नहीं समझता, ठीक है? तो इनका वर्थ फैमिली में कम होने लगता है, जिसकी वजह से इनकी ईगो डिसइंटीग्रेट होने लगती है और इनके अंदर एंग्ज़ायटी जैसे सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो ये एल्डरली फेस करते हैं। अब बात करते हैं अ नर्सेस का क्या रोल है इन एल्डरली केयर में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, अलाउ एक्स्ट्रा टाइम एंड एंगेज मीनिंगफुली, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच बनाना, इनके साथ समय बिताना और इनके डाउट्स क्लियर करना। इनका जब हम इनके साथ एक्स्ट्रा समय बिताते हैं तो इन्हें अपनापन लगता है और इन्हें लगता है इनका वर्थ है, दुनिया में इनकी ज़रूरत है। सो वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड एंगेज मीनिंगफुली, इनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करके, जहाँ यह इन्हें लगे कि इनके एक्सपीरियंस किसी के काम आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट, फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड वैलिडेटेड फीलिंग। इन्हें एनकरेज करना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, मतलब जो वो फ़ील कर रहे हैं, हम उन्हें समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा फ़ील क्यों कर रहे हैं, उनकी फीलिंग को जस्टिफाई करना। नेक्स्ट इज़ सोशल इंटरैक्शन, एनकरेज पार्टिसिपेशन इन सोशल गैदरिंग। एल्डरली पीपल्स को एनकरेज करना कि वो छोटी-मोटी सोशल गैदरिंग जैसे कि पार्क जाना, मंदिर जाना, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से इनको काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़ कम हो जाएँगे। नेक्स्ट कम इमोशनल सपोर्ट, दैट इज़ लिसन अटेंटिवली एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम। उनको सुनना, उनको समझना, उनको टाइम देना। नेक्स्ट कम हेल्थ मेंटेनेंस, जैसा कि हमने बोला उनकी फिजिकल एबिलिटी वीक होती जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, तो रेगुलर चेकअप एंड नेसेसरी एड्स प्रोवाइड करना, क्योंकि कई बार जैसे कि एल्डरली हमने पढ़ा कि उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने लगती है, आंखों से दिखाई कम कर देने लगता है, तो उनकी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए उन्हें कान के ईयर एड्स पहनाना, चश्मा पहनाना, ताकि वो एक सोसाइटी में सही तरीके से, हेल्दी तरीके से जी सकें। रेगुलर चेकअप से अर्ली डायग्नोस हो सकता है और उसके हिसाब से हम अर्ली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्डरली पीपल्स को चलने में, क्योंकि इसकी इनकी मसल स्ट्रेंथ और स्केलेटल सिस्टम वीक होने लगता है, तो चलने में बहुत वीकनेस, चलना मुश्किल होता है। तो वॉकिंग एड्स प्रोवाइड करके हम इनको सोसाइटी से इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली एजुकेशन, हेल्प फैमिली अंडरस्टैंड एजिंग रिलेटेड चेंजेस। एजिंग प्रोसेस के बारे में फैमिली को समझाना, ताकि फैमिली इनके साथ होने वाले एंजाइटी या बेसिक मेंटल चैलेंजेस को समझ सके और इनको समझ सके। सेफ्टी इन हॉस्पिटल, हम जानते हैं कि एल्डरली पीपल बहुत ही प्रोन होते हैं बेड रेलिंग से गिरने में या चलते चलते गिर जाने में, सीढ़ियाँ चलते चलते गिर जाने में। तो फॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इन एल्डरली पॉपुलेशन में। तो प्रिवेंट द फॉल्स, तो नर्सेस का रोल है इस फॉल को प्रिवेंट करना, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। सो अब हमने पढ़ा एक तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वल्नरेबल पॉपुलेशन एल्डरली के बारे में, कि ये एल्डरली पीपल कौन होते हैं, इनके क्या मेंटल एंड फिजिकल चैलेंजेस होते हैं और नर्सेस का क्या रोल है इनकी केयर में। तो हम सम अप करते हैं इस टॉपिक को, साइकोलॉजी ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन। ये हमें सिखाती है कि केयर सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं होती, एम्पैथी से भी होती है। एज ए नर्स हमारा रोल सिर्फ ट्रीटमेंट देना ही नहीं है, बल्कि इमोशनल सपोर्ट देना, डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना भी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप आगे किस किस और वीडियो के बारे में सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।